आप सभी को जय हिंद। मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिला, लेकिन सच्चाई यह है कि कल भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। कल हमारा लगभग 37 मिनट का वीडियो था बायोलॉजी का। जब शाम में मैं एक्सपोर्ट करने बैठा तो मुझे मालूम पड़ा कि उसमें आवाज़ ही नहीं है। तो कल मुझे बहुत ही बुरा लगा और आप इसकी कल्पना कर सकते हैं कि एक 35 से 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने में घंटों या उनसे भी अधिक समय लग जाता है। और उनके बाद जब एक्सपोर्ट करने की बारी आई तो मैंने पाया कि इस वीडियो में आवाज़ ही नहीं है। एक्चुअल में जो माइक्रोफोन मैंने उनके साथ प्लग इन किया था, शायद वो सही तरीके से फिट नहीं हो पाया, जिसके कारण बायो का भी वीडियो में आवाज़ नहीं था। साथ ही मैंने एक ग्रामर का भी वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें भी आवाज़ नहीं था। तो कल का दिन कुछ घंटों के लिए मेरा डिप्रेशन से भरा हुआ था कि ये कैसे हो गया। और एक्चुअल में मैं जाके पीछे देख भी नहीं सकता हूँ अभी आवाज़ आ रही है या नहीं। इसके लिए मुझे वीडियो रोकना पड़ेगा। वीडियो रोकने के बाद क्या वीडियो हमें बंद ही करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे पता चल पाएगा कि आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसीलिए आज मैंने माइक्रोफोन को रख दिया है। तो अभी मैं ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपको आसपास से कुछ बाहरी साउंड भी, नॉइज़ भी आपको सुनने को मिलेगा। आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। जो मैं कंटेंट आपको दूंगा, जो मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा, आप उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ी सी समस्या है क्योंकि मैं घर में ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो कई बार हमारे फैमिली मेम्बर, मेरे माँ बाबूजी, कई बार भांजा और घर के आस-पास के जो लोग हैं वो भी कई बार कई प्रकार के शोरगुल करते हैं, तो वो सभी भी रिकॉर्ड कुछ ना कुछ उनका आवाज़ हमारा कैमरा कैच कर लेता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप दरकिनार कीजिएगा, बाकी आपको बिल्कुल समझ में आएगा जो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा और हमारी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर अभी आपने अपने पास कॉपी और कलम को नहीं रखा है तो पहले आप वीडियो को बंद कीजिए और कॉपी कलम लेके बैठिए। आपको बिल्कुल क्लास की अनुभूति होगी, जैसे आप किसी पार्टिकुलर बायो के क्लास को ज्वाइन किए हैं। वहाँ पर आप जिस प्रकार से सीखते हैं, समझते हैं, मैं प्रयास करूँगा उसी प्रकार से मैं आपको समझाऊं। तो आप कॉपी कलम लेके बैठिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो आपको पता है कि ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11th का बायोलॉजी, और इसका हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि बायोलॉजी में, ये मैंने शुरुआत के वीडियो में डिस्कस किया था, बायोलॉजी में 5 यूनिट है और हमें टोटल 22 चैप्टर पढ़ने हैं। और हमारा जो पहला चैप्टर है जीव जगत, उन्हीं का आज यह दूसरा वीडियो है। इनसे पहले एक वीडियो आपको परसों मिला था, कल नहीं मिल पाया, समस्या मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और बिल्कुल आज आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसमें हमने पहले पार्ट में समझा था, एक तरीके से इंट्रो तो नहीं था हमारा, लेकिन इंट्रो टाइप का ही बेसिक था, जहां पर हमने आपको समझाया था सजीव क्या है, सजीव के लक्षण क्या हैं, हम वो पढ़ रहे थे। तो सजीव के लक्षण में हमने आपको पूरा डिस्कस करने के बाद एक लक्षण हमने आपके साथ चर्चा किया था, वो था हमारा वृद्धि। और वृद्धि में हमने आपको समझाया था कि वृद्धि जो है ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। विशिष्ट लक्षण क्या होता है? तो विशिष्ट लक्षण हम उस लक्षण को कहते हैं जो सिर्फ सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। हम वैसे लक्षण को क्या कहेंगे? विशिष्ट लक्षण कहेंगे। तो वृद्धि में एक चीज और आप अभी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। वृद्धि में मैंने आपको बताया जो था, वहां पर आप नीचे में लिखिए कि वृद्धि में, सजीवों में जो वृद्धि होता है वो आंतरिक वृद्धि होता है। सजीवों में जो वृद्धि होता है वो कैसा होता है? आंतरिक वृद्धि होता है। और निर्जीवों में जो वृद्धि होता है वो बाह्य वृद्धि होता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा
कि निर्जीव में भी वृद्धि होती है? बिल्कुल होती है। इसको मैंने अच्छे से समझाया है, बहुत ही सरल शब्दों में हमने एक्सप्लेन किया है। आप इनसे पहले वाला जो वीडियो है आप उसको जाके वॉच कीजिए, 100% आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, लिखिए, सजीवों में वृद्धि आंतरिक होती है, लेकिन निर्जीवों में वृद्धि बाह्य होती है। निर्जीव में जो वृद्धि होता है वह बाह्य कारणों से होता है, लेकिन सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। इस चीज को नोट डाउन मैं उम्मीद करता हूं आप कर लिए होंगे। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, सजीवों के जो और लक्षण हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सजीवों का दूसरा लक्षण है वो है हमारा क्या, जनन। और जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जनन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन। अब जनन क्या है, तो जनन से तात्पर्य क्या है, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। और जनन करने के लिए दो अलग अलग जनक की आवश्यकता होती है। वो चीज भी मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर जनन करना है, जनन से मतलब क्या है, जनन का तात्पर्य क्या है, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। और जनन कब संभव है, जब दो विपरीत जनक हो गए। मतलब जनन करने के लिए दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। दो विपरीत जनक का मतलब क्या है, अगर एक नर है तो दूसरा क्या होना चाहिए, मादा होना चाहिए। तो देखिए ये चीज मैंने लिख भी दिया है, दो विपरीत जनक यानी एक मेल है तो दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। अब देखिए जो नर है इनसे कौन सा युग्मक निकलेगा, नर युग्मक। और मादा से क्या आने वाला है, मादा युग्मक आने वाला है। जब नर और मादा युग्मक, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तब जाके इनसे किसका निर्माण होगा, जायगोट का निर्माण होगा। और फिर उसी जायगोट से क्या होगा, नए संतान जन्म लेंगे। क्या समझ में आया? जनन क्या है, जनन से तात्पर्य क्या है, अपने समान संतान की उत्पत्ति करना। और जनन करने के लिए दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। दो अलग अलग जनक चाहिए, एक नर है तो दूसरा मादा, यानी मेल और फीमेल चाहिए। नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनसे जायगोट का निर्माण होगा और फिर उसी जायगोट से नए संतान की उत्पत्ति होगी। ये मुझे लगता है समझ में आपको आ गया होगा। अब इसी में याद रखना है कि सिर्फ लैंगिक जनन ही है। अच्छा, जनन कितने प्रकार का याद रखना है, दो प्रकार का। एक हमारा लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। जो मैंने अभी आपको समझाया वो लैंगिक जनन का उदाहरण था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण था। याद रखना है लैंगिक जनन में ही दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है, वहीं अलैंगिक जनन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो विपरीत जनक की आवश्यकता नहीं होती है। यहां पर आपको एक ही जनक की आवश्यकता होती है। एक ही जनक से नए संतान यानी उनके जैसे नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। जनन से क्या मतलब है, अपने समान संतान की या अपने समान नए जीव की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, जनन। जनन कितने प्रकार का है, तो जनन भाई दो प्रकार का है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक चाहिए और अलैंगिक जनक में सिर्फ आपको एक ही जनक चाहिए। ठीक है, अब इसके उदाहरण स्वरूप अलैंगिक जनन ये कैसे संभव हो पाएगा कि एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति हो जाएगी? तो बिल्कुल सजीव बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर एक ही जनक से संतान की उत्पत्ति हो, उनके जैसे जीव की उत्पत्ति हो सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अमीबा। अब अमीबा में देखिएगा तो अमीबा क्या करता है, तो अमीबा मान लीजिए इस प्रकार का हो सकता है। मेरा फिगर पूरा हूबहू ना बने, आप इस चीज को अच्छे से बना लीजिएगा। आपके पास मैं उम्मीद करता हूँ एनसीईआरटी का या भारतीय भवन का बुक होगा तो उनमें देखिएगा अच्छे तरीके से अमीबा का फिगर दिया गया। तो ये क्या है, अमीबा का फिगर है। ये अमीबा जब मैच्योर हो जाएगा तब जाके ये क्या होगा, दो बराबर हिस्सों में अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। और फिर इनसे क्या होगा, दो अलग अलग जनक की उत्पत्ति हो जाएगी। और फिर ये दोनों कुछ समय के बाद क्या होगा,
जब ये परिपूर्ण हो जाएगा तब ये दोनों भी टूट जाएगा और इनसे भी फिर अलग अलग प्रकार के 2 अमीबा का जन्म होगा। तो ये प्रक्रियाएं कंटिन्यू नियंत्रण चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पर हमने ईस्ट का उदाहरण दिया है, ईस्ट को भी हम समझेंगे, तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं। आप कुछ लिख लीजिए, जैसे मैंने आपको वृद्धि में लिखाया था उसी प्रकार से आप जन्म देके डैश दीजिए और उसके बाद लिखिए। अभी आप ये मत सोचिएगा कि आप भैया साइड हो जाइए, ये लिख लेना है, ये लिख लीजिएगा। पहले जो मैं लिखाते जा रहा हूं आप उनको लिखते चलिए। जब वीडियो हमारा अंत आ जाएगा तो फिर मैं बोर्ड के साइड में आ जाऊंगा, फिर आप लिख लीजिएगा। तो आप जन्म देके इंग्लिश में रिप्रोडक्शन दीजिए और इनको लिख के डैश देके आगे लिखना शुरू कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसको आपने लिख लिया होगा। आगे लिखिए। जनन जीवों का अभिलक्षण है। जनन जीवों का अभिलक्षण है। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है, बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है अपने समान नए संतान को उत्पन्न करना, या अपने समान नए संतान उत्पन्न करना का नहीं लिखिएगा। जनन जीवों का अभिलक्षण है, मिला लीजिएगा। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ है अपने समान संतान उत्पन्न करना। आगे लिखिएगा। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं। कवकों में लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि होती है। कवकों में लाखों बीजाणुओं द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि होती है। आगे लिखिएगा। ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट तथा हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। अब इसको आप समझ लीजिए। तो मैं यहां से अमीबा का फिगर क्या करूं, रफ कर दूं क्या? चलिए, यहां पर मैं उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पे एक चीज अभी आपने लिखा, वो क्या था कि जो हमारा कवक है, कवक में लाखों बीजाणु क्या करते हैं, अपने समान नए बीजों की उत्पत्ति करते रहते हैं, नए बीज उनसे जन्म लेते रहते हैं। वो कैसे है? तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये जो है, ये है हमारा कवक। इसमें जो है इस प्रकार से इनके अंदर बीज होता है। ठीक है, इस प्रकार से मान लीजिए ये ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, इस प्रकार से है। तो इनमें क्या होगा, कई महीनों या कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद आप कहिए, तो ये जो बीज अभी ये पूरा का पूरा जो इस एक फॉर्मेट में है, ये क्या हो जाएगा, जब ये पूर्ण हो जाएगा तो इनसे ए फॉर्मेट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। और जब ये धीरे धीरे जब ये वृद्धि करेगा तो इसके अंदर भी कई सारे बीज बनेंगे। यहां से ये तो ए सिर्फ ए फॉर्मेट है, यानी ए बीज है। इनके बाद फिर इनसे बी भी अलग हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि कुछ समय के बाद जो है ए बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, और सी, डी जो भी है सब इनसे अलग हो जाने वाला है। और इनके बाद फिर ए जो है, जो इनसे जो बीज अलग हुआ, वो फिर इन्हीं के जैसा पूर्ण होने के बाद इसके अंदर भी इनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है। इनके अंदर बीज बनेंगे, फिर वो पूर्ण होने के बाद अलग हो जाएंगे और फिर उसमें भी बीजों का निर्माण होगा। तो यही चीज आपने अभी लिखा कि कवकों में लाखों अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा इनकी संख्याओं में वृद्धि होती रहती है। क्या ये समझ में आ गया? तो इस प्रकार से कवकों की संख्याओं में वृद्धि होती रहती है। दूसरा आपने लिखा कि ईस्ट तथा हाइड्रा में, अच्छा इसको मैं रहने देता हूं, ईस्ट तथा हाइड्रा में
आपने आगे क्या लिखा, ईस्ट तथा हाइड्रा में जो मुकुलन होता है, सॉरी, ईस्ट तथा हाइड्रा में जो जनन होता है वो किस तरीके से होता है, मुकुलन विधि से होता है। अब मुकुलन विधि से जो होता है ये भी अलैंगिक जनन का ही उदाहरण है। तो अब इसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर मैं ईस्ट का फिगर बना रहा था, एक्चुअल में उस आपके जैसा बना नहीं, आप लोग तो बहुत ही अच्छा फिगर बनाते हैं। तो ईस्ट में जो ये बाहरी भाग जो होता है ना, जो बाहरी जो ये निकला हुआ है, एक्चुअल में ये मुकुलन का हिस्सा है, एक्चुअल में ईस्ट है। अब ये क्या होता है, कुछ समय के बाद यहाँ भी ये हिस्सा जो है धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। पहले तो ये इनके शरीर पे जो आभार जो बाहर जो निकलता है ना, वो कुछ बहुत छोटे हिस्से में होता है, लेकिन समय के साथ इनकी आकार बढ़ती जाती है और एक समय आकर ये इस प्रकार से पूर्ण हो जाता है। दोनों बिल्कुल ही दोनों ये दोनों अलग अलग है। ये जो यहाँ पे अभी आपने देखा जो इस प्रकार से जो था ना, जो इस प्रकार से था, यही एक समय बढ़कर इस प्रकार का हो गया और एक समय फिर ऐसा आएगा कि ये मुकुलन जो है ये बीच का हिस्सा इनसे अलग हो जाएगा और फिर इस प्रकार से नए ईस्ट का निर्माण करेगा। और ये प्रक्रिया भी यहाँ पर भी यह नियंत्रण चलती रहेगी, यानी एक ईस्ट से इनके मुकुलन जो बाहर आएंगे ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर इनसे ये इतना बड़ा हो जाएगा, एक समय आकर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर उनसे भी होगा, फिर उनसे भी होगा, यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो यह भी अलैंगिक जनन का ही उदाहरण है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अब जरा जनन में मुझे ये बताइए, क्या जनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल है, लेकिन नहीं, सजीवों का विशिष्ट लक्षण जनन भी नहीं है। विशिष्ट लक्षण में मैंने आपको क्या बताया था कि विशिष्ट लक्षण वे लक्षण हैं जो सजीवों में पाया जाता हो, निर्जीव में नहीं है, निर्जीव में नहीं पाया जाता। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जनन जो है सिर्फ सजीवों में होता है। ये जो मार्कर है ये अपने समान संतान का या नए जीव का अपने समान, ये नए मार्कर अपने समान एक और मार्कर की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। ये बोर्ड अपने समान एक बोर्ड उत्पन्न नहीं कर सकता है, लेकिन क्या इसका तात्पर्य यह हुआ कि सजीव जो है, ये जनन जो है हमारे सजीवों का विशेष लक्षण है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जो जनन नहीं करते, सजीव हैं लेकिन वो जनन नहीं करते हैं। इसका सबसे उदाहरण स्वरूप आप समझ सकते हैं, जैसे खच्चर हो गया, म्यूल हो गया। उनके बाद कुछ ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो बांझ होते हैं, जिसको बांधे कहते हैं, जो अपने समान संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। मधुमक्खियों का में भी एक कैटेगरी है जो वर्कर बीज है, जो वर्कर मधुमक्खी है, वह भी संतान अपने समान जीवों की उत्पत्ति नहीं कर सकता है या कर सकती है, पता नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ पे संभाल लीजिएगा। तो अपने समान नहीं उत्पत्ति कर सकता है। तो इसलिए याद रखना है कि सजीवों का विशिष्ट लक्षण जनन भी नहीं है। तो इसको अब आप नीचे में नोट देके लिख लीजिए, नोट देके लिखिए आप कि जनन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। जनन भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि कुछ सजीव भी संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ सजीव भी संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं, जैसे खच्चर और कोमा देके लिख लीजिएगा आप, बांध्य मनुष्य या बांझ मनुष्य। तो जब आप मनुष्य बोलते हैं तो याद रखना है यहाँ पर हम मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करते हैं, सिर्फ हमारा एक से तात्पर्य नहीं होता है, बांध्य मनुष्य या बांझ मनुष्य, ठीक है। तो चलिए अब आपका ये जो दूसरा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जनन जो है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए सजीवों का जो तीसरा लक्षण है वो है उपापचय, ठीक है। उपापचय को अंग्रेजी में कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। उपापचय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। तो ये कोई बड़ा नहीं है, तो इनको ये क्या है, तो हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं जो है, मानव के शरीर में जितने भी रासायनिक क्रियाएं
होती है वो क्या कहलाएगी? उपापचयी क्रियाएं। यानी मानव के शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती है वो उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो उपापचय है यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। हमारा शरीर जो है यह हमारे शरीर में कई प्रकार के रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। हम लोग हर एक इन्वायरमेंट में हो रहे बदलाव के हिसाब से हमारा शरीर खुद को उसी के तरीके से ढाल लेता है। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही मतलब कहा जाए तो ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। लेकिन यही चीज आपको निर्जीव में देखने को नहीं मिलेगा। निर्जीव में आप इस चीज को आप तेज धूप में रख दीजिए या कहीं पर ऐसे ठंडे जगहों पे रख दीजिए, तो ये क्या होगा, तेज धूप में भी है तो ये बहुत गर्म हो जाएगा। आप ठंडे जगहों पे रख दीजिए तो ये बहुत अधिक मारकर ठंडा हो जाएगा। तो इनके शरीर में किसी भी प्रकार की उपापचय की क्रियाएं नहीं होती है, लेकिन सजीवों में होता है। सजीव में आप जानवरों को देखिए, वह बाहरी जो हीट है, जो टेम्परेचर है, उनसे अपने शरीर को अनुकूल बना के रखने के लिए वो अपने शरीर से पसीने को स्रावित करता है ताकि उसका शरीर क्या हो सके, ठंडा रह सके। ये चीज निर्जीवों में नहीं होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, उपापचय देके डैश देके लिखिएगा, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती है। और नोट देके आप लिख लीजिएगा कि उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये तीसरा जो था उपापचय सजीवों का एक लक्षण, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट है, चौथा है हमारा सजीवों के लक्षण में, ये है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। पहले इसको समझ लेते हैं, ये क्या है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता। तो संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, सजीवों का यह एक विशिष्ट लक्षण हम कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर या जो सजीव है, अगर उनके किसी भी हिस्से पर किसी भी प्रकार का सुई चुभाया जाए या किसी शरीर के किसी भी अंग पर अगर गर्मी की अनुभूति के लिए कुछ भी लौ ज्वलित कर दिया जाए, तो हमारा शरीर उस चीज का सेंस कर लेता है। हम लोग उसको, संवेदनशीलता हमारे अंदर है कि हम उस चीज को हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे किस हिस्से पर दर्द हो रहा है, हमारे किस हिस्से पर कौन सी प्रतिक्रियाएं हो रही है। हमारा शरीर उस चीज को समझ सकता है। ये है क्या? संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी। इनकी हमें अनुभूति होती है। इन निर्जीवों को किसी भी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। आप इसको तोड़ दो, आप इसको आग में डाल दो, आप इसको पानी में डाल दो, कहीं पर भी रख दो, इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रियाएं नहीं होगी। लेकिन हमारे शरीर में होती है। हमारे शरीर में जैसे मान लीजिए कहीं पे आग लगी हुई है और वहां पर आपका हाथ कोई पकड़ के, आप मान लो किसी और चीज में मगन है, लेकिन हाथ पकड़ के ऐसे उस पे रख देता है, तो आप अचानक वहां से हम हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को अनुभूति हो जाती है। हमारा शरीर उस सेंस को ऑब्जर्व कर लेता है कि हमारे इस हिस्से पर कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही है, तो हम कुछ हो रहा है तो उसके फलस्वरूप हम प्रतिक्रियाएं देते हैं, हम अपने हाथ को वहां से हटा लेते हैं। ये है संवेदनशीलता। दूसरा है एडेप्टेबिलिटी। ये क्या है? एडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलता। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर क्या करता है, हम लोग इन्वायरमेंट के अनुसार हम अपने शरीर को हो रहे बदलाव, जो इन्वायरमेंट में बदलाव होता है, हमारा शरीर उसको अडॉप्ट कर लेता है। धीरे धीरे हम लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हम उसके अनुकूल हो जाते हैं। जैसे ठंड का समय आए
तो ठंडी के समय में हमारा शरीर धीरे 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 जो 8 डिग्री टेम्परेचर, 9 डिग्री टेम्परेचर या कभी 6 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो कुछ महीनों तक हमारा शरीर बिल्कुल उस अनुकूल हो जाता है कि हम लोग उसको एकदम अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ ही समय के बाद जब गर्मी आता है, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन धीरे 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 फिर कुछ महीनों के लिए हमारा शरीर उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो ये जो अनुकूलता की प्रवृत्ति है, यह सिर्फ सजीवों में ही देखने को मिलती है, सिर्फ सजीवों में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप चाहे नहीं, आपको लिखना है तो दीजिए, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता देके डैश देके लिखिए। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता देके डैश देके आप लिखिए। अपने आसपास के, लिखना शुरू कीजिए, अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति, अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक और या अथवा जैविक पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रियाएं सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। प्रतिक्रियाएं सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, लिखिए इसको। अपने आसपास के भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक पर्यावरणों के उद्दीपनों के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रियाएं सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसे लिख लिया होगा। हमारा जो 5वां है सजीवों के लक्षण में, यह हमारा जीवन चक्र है ना, जीवन चक्र, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, लाइफ साइकिल। क्या है ये हमारा लाइफ साइकिल? तो जीवन चक्र क्या है? तो आपको पता है कि हर एक सजीव एक वे से गुजरता है जहां उनकी जन्म होती है, और जन्म होने के बाद वह वयस्क होता है, और वयस्क होने के बाद वे जनन करते हैं। जनन का मतलब अपने समान संतानों की उत्पत्ति करते हैं, और फिर वो वृद्धा अवस्था को प्राप्त करते हैं, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक जीवन चक्र है। यह क्या है? जीवन चक्र है। कोई भी सजीव, पहले उनकी उत्पत्ति यानी पहले उसकी जन्म होती है। जन्म होने के बाद वो वृद्धा अवस्था को प्राप्त करते हैं, और वृद्धा अवस्था में ही वो क्या करते हैं, वृद्धा अवस्था मैंने बोल दिया, वयस्क अवस्था को प्राप्त करते हैं, और वयस्क अवस्था के बाद वो जनन करते हैं। याद रखना है, जनन की प्रतिक्रियाएं वयस्क अवस्था में होती है, और उसके बाद वो फिर वृद्धा अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और फिर उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये है जीवन चक्र। तो ये जीवन चक्र याद रखना है, सजीवों का विशिष्ट लक्षण है ये भी। क्यों? क्योंकि निर्जीव जनन नहीं करता है, निर्जीव खुद से जनन नहीं कर सकता है। ये जो जीवन चक्र जो है निर्जीव का, ये नहीं होता है। ये नहीं होने का मतलब है, मेरा कहने से तात्पर्य यहाँ पर, आप जैसे हमारी आयु लगभग सीमित है। हमारी आयु लगभग 80-100 साल या 150 साल जो भी हो, ये हमारा लिमिट है। लेकिन ये जो निर्जीव है, इनको अगर आप कहीं सुरक्षित रख दो तो ये कई हजारों साल तक रखा जा सकता है। आपके आसपास जो भी भौतिक चीजें हैं, जो भी निर्जीव पदार्थ है, उसमें से कई हजारों साल पुरानी होगी, और जो चीज अभी है वो आने वाले कई हजारों साल तक सुरक्षित रखी जा सकती है। लेकिन सजीवों में ये संभव नहीं है। तो जीवन चक्र क्या आपको समझ में आया? तो जीवन चक्र देके डैश देके आप लिख लीजिए, बस 2 ही लाइन है, इसको लिख लीजिए आप। सभी सजीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। सभी सजीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। सभी सजीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। अगर इसको आपको एकदम दिमाग में रखना है ना, तो आप ये भी लिख लीजिएगा, जन्म, वयस्क, जनन, वृद्धा अवस्था
और फिर मृत्यु, इनको आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या आपने लिखा? सभी सजीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं, और नोट दे के लिखिएगा कि जीवन चक्र सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। जीवन चक्र सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। तो मैं बोर्ड के साइड में आ जाता हूं, आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने वीडियो को रोक कर लिख लिया होगा। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, और अगली वीडियो में हम इनसे आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमें 5 हमारा हो गया है, 4-5 और होगा जो सजीवों के लक्षण हैं जिन्हें हमें जानना बहुत ही अधिक जरूरी है। तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि अभी कहीं ना कहीं अभी गांव में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में हमेशा यह रहता है कि हमें अधिक से अधिक VVI करवाया जाए, VVI क्वेश्चन करवाया जाए। याद रखिए, VVI जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही आपको फार अवे लेके चला जाएगा आपके एक्चुअल गोल से। आपको कंटेंट समझना बहुत अधिक आवश्यक है, आपको बुक को पढ़ना आवश्यक है। अगर आपके पास नॉलेज होगा, क्वेश्चन कहीं से भी उठेगा, आप बिल्कुल उसका उत्तर लिख पाएंगे उत्तर पुस्तिका में। तो आप प्रश्नों के पीछे मत भागिए, आप चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके समझ में चैप्टर आ जाएगा तो उस चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न बनाया जाए, आप उसका आंसर जरूर लिख लेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा? आप अपने अनुभव को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। आज हमारा तीसरा क्लास होना था, लेकिन दूसरा ही क्लास है, क्योंकि कल के वीडियो के बारे में हमने आपके साथ अपने दुख को शेयर किया, क्योंकि आप भी हमारे परिवार के ही हिस्से हैं, परिवार के ही अंग हैं। तो आपके साथ सुख दुख शेयर करना हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको आज के वीडियो में जो मैंने समझाने का प्रयास किया, क्या वो आपको समझ में आया? याद रखिए, जो आपके यहाँ फिट होगा ना, वही आपके साथ हमेशा रहेगा। जो आप रटोगे, बहुत ज़्यादा आपका IQ लेवल स्ट्रांग है तो आप उसे एग्जाम तक याद रख सकते हो, इनके अलावा वो नहीं रहेगा आपके साथ। जो समझ में आएगा वही रहने वाला है। तो इसमें से अगर किसी भी टॉपिक में, आज हमने चार टॉपिक को डिस्कस किया, जनन, उपापचय, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता और हमारा जीवन चक्र। इसमें से कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आपको आज का क्लास कैसा लगा, आप अपने अनुभव को शेयर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अंत में फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप वीडियो को देखा कीजिए तो कॉपी कलम को अपने साथ रखिए, हमारे साथ साथ आप लिखते चलिए। बिल्कुल आपको क्लास की अनुभूति होगी, और मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आपको प्रत्येक दिन मैं एक वीडियो उपलब्ध कराऊं, ताकि अगर आप क्लास अभी नहीं भी जा रहे हो तो आपको इसकी जरूरत, मतलब उसकी जरूरत ना पड़े, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको भाई का मेहनत पसंद आया, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप हमारे छोटे भाई बहन और दोस्त के जैसे हैं। तो ये जो हमारा परिवार है नॉलेजफुल, इन्हें एक ऊंचाई तक अगर हमें लेके जाना है, तो अभी तक हम जहां पहुंचे हैं वो आपके सहयोग के ही दम पर हो पाया है। तो आपको भी और सहयोग करने की आवश्यकता है, तभी जाके हमारा परिवार एक ऊंचाई को छू पाएगा। ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आता है कि हाँ आप भाई ठीक ठाक मेहनत करते हैं हमारे लिए, तो हम भी आपके लिए करते हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के लिंक को आप जितना हो सकता है उतना अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप फेसबुक पर,
जो भी सोशल नेटवर्क आप यूज करते हैं, कम से कम जो आपके परिवार में, आपके जान पहचान में या रिश्तेदारों में जो पढ़ने वाले हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में जो बच्चा आपकी बार 10th का एग्जाम दिया है, उनके साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। और ये सारा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपको पता है ग्रामर भी हो रहा है, तो वो तो हर एक क्लास के लिए आवश्यक है ना। उनके साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए नॉलेजपुर के और सभी वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।